रामपुर नाम के एक गांव में आर्यन नाम का एक लड़का रहता था। आर्यन की माँ बाप बचपन में ही गुजर चुके थे। अपने पिताजी से मिली हुई थोड़ी सी जमीन पर आर्य खेती करता और अपना गुजारा कर लेता था। आर्यन का ना कोई रिश्तेदार था और ना ही कोई उसके आगे पीछे था। वो अकेला ही रहता था। एक दिन ऐसे ही आर्यन खेत से आता है और अपने लिए खाना पकाने लगता है। बाहर बैठी पड़ोस की चाची आर्यन को रोज देखती। एक दिन चाची अपनी बहन से कहती है, कितना अच्छा लड़का है ये आर्यन, सबसे कितने प्यार से रहता है, कितने प्यार से बात करता है। आज तक कभी किसी से कोई झगड़ा नहीं किया, लेकिन बेचारा अनाथ है। हाँ, सही बोल रही हो, मैं इसे रोज देखती हूँ। रोज बेचारा खेत में जाता है, बहुत मेहनत मजदूरी करता है और घर वापस आकर बेचारा थका हारा अपने लिए खुद ही खाना बनाता है। मुझे इस लड़के का स्वभाव बहुत अच्छा लगता है। मैं सोच रही थी कि हमारी माया के लिए ये लड़का ठीक रहेगा। क्यों ना तुम इससे बात करके शादी के लिए मना लो। कमला, तूने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। मैं भी तुझे यही कहने वाली थी। ऐसा लड़का तो ढूंढने से नहीं मिलेगा और आर्यन हमारी माया को बहुत खुश रखेगा। माया के लिए तो अच्छा ही है, इस लड़के के माँ बाप भी नहीं है, ना ही कोई रिश्तेदार है, तो माया को ज्यादा काम करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। लेकिन दीदी, आप तो मेरी हालत जानती ही हो, मेरे पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं है। अपनी बेटी की शादी के लिए मैं तो कुछ भी नहीं कर पाऊंगी। उसकी तुम चिंता मत करो कमला, मैं आर्यन से बात करती हूँ। मुझे लगता है शादी का सारा खर्च वही उठा लेगा। फिर तो ठीक है दीदी, फिर मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ये तो और भी अच्छा है, आप उससे बात कर लीजिए। फिर वो चाची आर्यन के घर जाकर उससे बात करती है। अरे चाची, आप आइए ना, कुछ चाहिए था क्या? नहीं बेटा, ऐसे ही तुझसे थोड़ी सी बात करनी थी। हाँ बोलिए ना चाची, क्या बात है? बेटा, मैं रोज तुझे देखती हूँ, तू खेत में जाता है, दिन भर काम करता है, थक हार कर घर आता है और फिर खुद ही सारा काम करता है, खाना बनाता है। बेटा, तू शादी क्यों नहीं कर लेता? अगर शादी कर लेगा तो तेरे आधे काम कम हो जाएंगे, फिर तुझे घर के कामों में ध्यान देने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये आप क्या कह रही हैं चाची? मेरी शादी? मैंने तो इस बारे में कभी सोचा भी नहीं। पर मेरी शादी कौन करवाएगा? मैं ठहरा अनाथ, मेरा ना कोई आगे है ना पीछे। कौन करवाएगा मेरी शादी? और कौन करेगा मुझसे शादी? अरे बेटा, ऐसा क्यों सोचते हो? मैं हूं ना, मैं करवाऊंगी तुम्हारी शादी। मेरी नज़र में तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छी लड़की है, मेरी बहन की ही लड़की है। अगर तुम हाँ कहो तो मैं अपनी बहन से तुम्हारी शादी की बात करती हूँ। ये बात सुनकर आर्यन खुश हो जाता है और चाची से बोलता है, चाची, जैसा आपको सही लगे आप कीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। वैसे भी मेरा है ही कौन, आपने मेरे बारे में इतना सोचा, वही मेरे लिए काफ़ी है। चाची, जैसा आपको ठीक लगे आप कीजिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन बेटा, मेरी बहन मेरी ही तरह बहुत गरीब है। जिस लड़की के बारे में बात कर रही हूँ उसका नाम माया है और उसके पिता भी नहीं है। मैं कह रही थी, क्या शादी में जो भी खर्चा आएगा क्या तुम उसे संभाल सकोगे? क्योंकि मेरी बहन तो कुछ करने से रही, उसके पास कुछ भी नहीं है। जी चाची, आप फिक्र मत कीजिए, मुझे मंजूर है। मेरे पास इतने दिनों से जमा किए हुए थोड़े बहुत पैसे हैं, मुझे लगता है उसमें सब कुछ हो जाएगा। मैं संभाल लूँगा, आप चिंता मत कीजिए। फिर चाची और उसकी बहन बहुत खुश हो जाती हैं। फिर माया और आर्यन की शादी करवाई जाती है। शादी के बाद माया आर्यन के घर आ जाती है। माया दिखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होती है। इतनी अच्छी पत्नी को पाकर आर्यन बहुत खुश होता है। एक दिन आर्यन का दोस्त विक्रम आता है। अरे आर्यन, सुना है तुमने शादी कर ली? माफ़ करना दोस्त, मैं तेरी शादी में नहीं आ पाया। वो क्या है ना, मैं किसी काम से शहर गया था, आज ही लौटा हूँ। और कहाँ है हमारी भाभी? भाभी को तो बुला दो, मैंने अभी तक भाभी को देखा ही नहीं है। फिर आर्यन माया को बाहर बुलाता है। माया को देख विक्रम उसे देखता ही रह जाता है। उसे माया बहुत पसंद आती है। विक्रम माया को मुंह दिखाई में सोने के झुमके देता है। सोने के झुमके देख माया बहुत खुश हो जाती है। अरे विक्रम, इतना महंगा तोहफा लाने की क्या ज़रूरत थी? अरे ऐसे कैसे, इतनी अच्छी भाभी हैं, बाजार की सस्ती चीज़ में उनके लिए कैसे लेकर आता? एक ही तो भाभी है हमारी। और हाँ, भाभी को भी वो झुमके बहुत पसंद आए होंगे। क्यों भाभी, मैं सही कह रहा हूँ ना? जी भैया, ये झुमके तो बहुत अच्छे हैं, मुझे बहुत पसंद आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिर कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। एक दिन आर्यन खेत पर गया होता है। तभी मौका देखकर विक्रम वहां आता है और माया से कहता है, ये देखो माया, मैं तुम्हारे लिए चांदी की पायल लेकर आया हूँ। अरे वाह, ये तो सच में बहुत अच्छी है देवर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बात बताओ, तुम मेरे लिए इतनी महंगी महंगी चीज़ें क्यों लाते हो? वो क्या है ना, मैं शहर जाता रहता हूँ, वहाँ मुझे कोई भी चीज़ दिखती है तो आपकी याद आ जाती है, फिर मैं आपके लिए ले लेता हूँ। सस्ती चीज़ों का शौक मुझे शुरू से ही नहीं है।
क्या हुआ भाभी, आपको पसंद नहीं है क्या? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे तो ऐसी चीज़ें बहुत पसंद है। मेरी बहुत इच्छा होती है कि मैं अच्छे अच्छे गहने पहनूं, अच्छी अच्छी साड़ियाँ पहनूं, लेकिन ये आर्यन मुझे कुछ लाकर ही नहीं देते। जब भी लाते हैं कोई सस्ती सी चीज़ लेकर आते हैं जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। आर्यन तुम्हें दे ही क्या सकता है, वो ठहरा बेचारा गरीब अनाथ। वो तुम्हें हमेशा ऐसी ही चीज़ें दे सकता है, महंगी चीज़ें लाना उसके बस की बात नहीं। मुझे तो लगता है तुमने उससे शादी करके गलती कर दी है। तुम्हारी शादी तो किसी बड़े घर में किसी अच्छे लड़के के साथ होनी चाहिए थी, जो तुम्हें सब कुछ दे सके, तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी कर सके। तुम भी किसके चक्कर में पड़ गई? विक्रम माया को अपनी बातों के जाल में फंसा लेता है और माया भी उसकी बातों में आ जाती है। फिर विक्रम रोज मौका देकर आर्यन के घर आता है और माया के लिए नई नई चीजें लाता है। माया और विक्रम आर्यन को धोखा देकर चोरी छुपके मिलने लगते हैं। एक दिन विक्रम माया से कहता है, हम कब तक ऐसे चोरी छुपे मिलते रहेंगे? तुम एक काम करो, तुम आर्यन को कुछ बहाना करके यहाँ से कहीं और भेज दो, फिर हमें चिंता करने की कोई जरूरत ही नहीं होगी। ठीक है, मैं ऐसा ही करती हूँ। फिर माया एक दिन आर्यन को कहती है, सुनिए जी, आप कब तक ऐसे खेत में काम करते रहेंगे? इस छोटी सी जमीन के टुकड़े में आखिर हमें कितनी सी फसल होती है? उसमें हमारा गुजारा कैसे होगा? अभी तो हम दोनों ही हैं, कल को हमारे बच्चे होंगे, उनका गुजारा कैसे करेंगे? कुछ सोचा है आपने? मैंने शादी से पहले न जाने क्या क्या सोच रखा था, लेकिन वैसा कुछ भी नहीं है। कितने दिनों से एक ही साड़ी पहन रही हूँ, आप मुझे एक नई साड़ी तक नहीं दिला सकते? क्या आपको नहीं लगता कि आपको खेती छोड़ देनी चाहिए और कोई व्यापार करना चाहिए? तुम ठीक कहती हो माया, लेकिन मैं करूं तो क्या करूं? आप कुछ दिनों के लिए गांव से बाहर चले जाइए। आर्यन अपने दोस्त विक्रम से मिलकर कहता है, विक्रम, मैं व्यापार करने के लिए शहर जा रहा हूं, मेरी माया का ख्याल रखना। तू तो जानता है तेरे अलावा मेरा और कोई दोस्त नहीं। माया को तुम्हारे भरोसे छोड़कर जा रहा हूं, बस उसे कोई तकलीफ न होने पाए, उसका ख्याल रखना। तुम्हें जब जब समय मिले इसकी खबर लेते रहना। अरे हाँ दोस्त, ये भी कोई कहने की बात है? तुम बिल्कुल निश्चिंत होकर जाओ, मैं भाभी का बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगा। तुम उनकी कोई फिक्र मत करो, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी लौट आना। फिर आर्यन गांव छोड़कर शहर में व्यापार करने चला जाता है। शहर पहुंचते ही आर्यन देखता है कि उसके पैरों की चप्पल फट चुकी है। थोड़ी देर यहाँ वहाँ ढूंढने के बाद उसे एक मोची दिखाई देता है। वो उस मोची के पास जाता है। अरे भाई, मेरी चप्पल फट गई है, क्या तुम इसे सी सकते हो? हाँ हाँ, क्यों नहीं, मेरा तो काम ही यही है, दे दो, मैं ठीक करके देता हूँ। अच्छा भाई, लेकिन कितने पैसे लोगे? अब क्या कहूँ, तुम कुछ दे देना। अच्छा ठीक है। फिर मोची उसकी चप्पल ठीक करके देता है, उसके बाद वो उसे 2 रुपए देता है। अरे ये क्या है, 2 रुपए? आर्यन को लगता है शायद उसने कम पैसे दे दिए, इसलिए वो 5 रुपए देता है। अरे ये क्या, 5 रुपए? अरे भाई, तुमने ही तो कहा था कुछ दे देना, अब तो मैंने दुगना करके दे दिया, फिर भी तुम्हें कम ही लग रहे हैं। आखिर तुम चाहते क्या हो? मैंने तुमसे क्या कहा था कि कुछ दे देना, तो मैं कुछ चाहता हूँ। कुछ का मतलब क्या है? मैं तुम्हें और क्या दे सकता हूँ वो मैं नहीं जानता। मैंने चप्पल सीने के बदले कुछ मांगा था और तुमने हाँ कहा था, अब तुम मुझे कुछ दो। ये सारी बातें सुन आर्यन का सिर चकरा जाता है, उसे कुछ समझ नहीं आता। फिर वहां पर एक बूढ़ा आदमी आता है। उसे देख आर्यन उन्हें रोककर कहता है, सुनिए काका, कृपया मेरी मदद कर दीजिए। मैंने इस मोची से अपनी फटी हुई चप्पल सिलवाई थी। बदले में मैंने जब पैसे पूछे तो इसने मुझे कहा कि कुछ दे देना। मुझे भी लगा अपने मन से कुछ रुपए दे दूंगा। अब जब मैं इसे पैसे दे रहा हूं तो इसे कम ही लग रहे हैं। ये मुझे पैसों के बदले कुछ मांग रहा है। वो बूढ़े काका सारी बातें समझ जाते हैं और आर्यन से कहते हैं, तुम यहाँ नए आए हो? जी काका, मैं अभी अभी गांव से आया हूँ और यहाँ पहली बार आया हूँ। अच्छा ठीक है, मैं इसे देखता हूँ। सुनो भाई, तुम एक काम करो, तुम्हें कुछ चाहिए ना तो मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें कुछ देता हूँ। फिर वो बूढ़े काका मोची और आर्यन को अपने घर पर लेकर जाते हैं। उन्हें बाहर ही खड़ा कर घर के अंदर जाकर एक मटके के अंदर थोड़ी दही, कंकड़, मिट्टी, ये सारी चीज़ें डाल देते हैं और वो मटका लाकर उस मोची को दिखाते हैं। सुनो भाई, एक बात बताओ, इस मटके के अंदर क्या है? इसमें कुछ तो है। अच्छा लो भाई, तो तुम्हें तुम्हारा कुछ मिल गया ना, अब इसे लेकर जाओ और निकलो यहाँ से। सिर झुकाते हुए वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद वो बूढ़े काका आर्यन से कहते हैं, देखो बेटा, तुम यहाँ नए आए हो, ये कोई मामूली नगरी नहीं, ठगों की नगरी है। यहाँ तुम्हें बहुत संभल कर रहना होगा। तुम मुझे शक्ल से तो बहुत सीधे साधे भोले भाले दिख रहे हो। यहाँ सीधे साधे लोगों का कोई काम नहीं। तुम्हें यहाँ बहुत होशियारी से रहना पड़ेगा, नहीं तो कदम कदम पर लोग तुम्हें लूटने लगेंगे।
यहाँ रहना आसान नहीं बेटा, यहाँ के लोग बहुत शातिर हैं। काका, मैं मजबूरी में यहाँ आया हूँ। दरअसल मैं व्यापार करना चाहता हूँ। गांव में ज़मीन का छोटा सा टुकड़ा है जिसमें मुझे कुछ भी फसल नहीं हो पाती। इसलिए मैंने सोचा कि शहर जाकर कोई व्यापार कर लूँ। थोड़े बहुत पैसे आ गए तो मैं गांव वापस चला जाऊंगा। तब तक काका मुझे यहीं रहना होगा। काका, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने उस मोची से मुझे बचा लिया, नहीं तो पता नहीं वो कुछ के बदले मुझसे क्या क्या मांग लेता। मैं तो फंस ही गया था। काका, क्या आप मुझ पर एक एहसान और करेंगे? मैं यहाँ किसी को नहीं जानता। अगर हो सके तो मेरे कहीं रहने का इंतज़ाम कर दीजिए। मैं उसके लिए पैसे देने के लिए भी तैयार हूँ। बेटा, मैंने कहा ना, यहाँ रहना कोई आसान काम नहीं है। खैर छोड़ो, तुम यहाँ व्यापार करने आए हो, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। तुम्हें कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं, तुम मेरे साथ रह सकते हो। दरअसल मैं और मेरी बेटी यहाँ रहते हैं। मेरी बेटी अपने मामा के घर गई हुई है। तब तक वैसे भी मैं अकेला ही हूँ, तुम मेरे साथ रह सकते हो। और हाँ, बदले में तुम्हें कुछ देने की ज़रूरत नहीं है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद काका। फिर आर्यन वहीं रहकर व्यापार करने लगता है। कम दामों में फल लेकर आता है और ऊंचे दामों में फल बेचने लगता है। उसका व्यापार बहुत अच्छे से चलने लगता है। इस बीच वो माया को खत भी भेजता है। इधर माया और विक्रम उसके भेजे खत का बहुत मजाक उड़ाते हैं। बड़ा आया व्यापार करने वाला, अकल नाम की चीज़ तो उसे है नहीं, वो क्या व्यापार करेगा। और वैसे भी वहां जाकर चिल्लर ही कमा रहा होगा, वो मेरे जितना धन कभी नहीं कमा सकता। कुछ भी करे, मैं तो कहता हूँ वो वहीं रह जाए, वापस आने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। वैसे भी अगर वापस आ गया तो हम ऐसे खुलेआम मिल नहीं पाएंगे। दोनों मिलकर आर्यन का बहुत मजाक उड़ाते हैं।